हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो टाइटल करता है इसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट, कि जब कभी भी प्लेंटिफ को कंपेंसेशन चाहिए तो उसे क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके उसे कंपेंसेशन मिलेगा। वो इसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टॉर्ट और उसके इसेंशियल्स क्या है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि टॉर्ट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और उसके ऑब्जेक्टिव्स। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉर्ट के इसेंशियल्स क्या है, क्योंकि जब कभी भी किसी पर्सन को टॉर्ट में अगर नुकसान भरपाई क्लेम करना है, कंपेंसेशन क्लेम करना है, तो उस पर्सन को जो सूट फाइल कर रहा है उसको टॉर्ट के इसेंशियल प्रूफ करना होते हैं। अगर वो इसेंशियल प्रूफ करेगा तभी उसको कंपेंसेशन, तभी उसको नुकसान भरपाई मिलती है, अदरवाइज नॉट। तो वो क्या इसेंशियल है कि जो टॉर्ट में प्रूफ करना जरूरी है प्लेंटिफ के लिए, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो द इसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पिछला प्लेलिस्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट हिंदी, वो प्लेलिस्ट आप सिलेक्ट करोगे तो आपको पहला लेक्चर वहां पर मिल जाएगा। वो लेक्चर देखने के बाद भी आप ये लेक्चर देख सकते हैं, इसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट। देखिए, व्हेन अ पर्सन कमिट्स अ टॉर्ट thereby another person suffer damage or injury, the injured party can resort to a remedy by instituting a civil action। तो जब कभी भी कोई पर्सन टॉर्ट करेगा, है ना, जिसके वजह से किसी दूसरे पर्सन को कोई भी इंजुरी हो, है ना, चाहे वो इंजुरी जैसा कि जख्म हो जाए या उसको मेंटल शॉक हो जाए, जिस तरीके की भी इंजुरी हो, या उसके कोई प्रॉपर्टी का लॉस हो जाए, तो वो क्या करेगा, जिस किसी का भी लॉस हुआ, जिस किसी को भी इंजुरी हुई, वो क्या कर सकता है, वो सिविल कोर्ट में दावा फाइल कर सकता है और उससे कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है, उससे नुकसान भरपाई क्लेम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एक्ट के वजह से अगर मेरे प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं सिविल कोर्ट में जाऊंगा, सूट फाइल करूंगा और आपसे वो जो नुकसान हुआ है मुझे आपके एक्ट की वजह से, मैं वो आपसे नुकसान भरपाई क्लेम करूंगा। ये टॉर्ट में मैं ये कर सकता हूं क्योंकि आपके एक्ट की वजह से मुझे नुकसान हुआ। इंजर्ड पार्टी इज कॉल्ड प्लेंटिफ, जो जिसको इंजुरी हुई, जिसके प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, जिसको कुछ जख्म हो गई, जिसको कुछ मेंटल शॉक हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लेंटिफ कहते हैं। जो सूट फाइल करेगा, जो केस फाइल करेगा, उसको प्लेंटिफ कहा जाता है। एंड रॉन्ग डूअर इज कॉल्ड डिफेंडेंट, और जिसके एक्ट के वजह से नुकसान हुआ, सपोज आपने मेरे प्रॉपर्टी को डैमेज किया तो आप हो गए डिफेंडेंट, मैं हो गया प्लेंटिफ, क्योंकि इंजुरी मुझे हुई। तो जिसको इंजुरी हुई, जिसका लॉस हुआ, वो प्लेंटिफ, और जिसने लॉस किया वो डिफेंडेंट। देन द प्लेंटिफ टू बी सक्सेसफुल इन हिज एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट हैज टू प्रूव द फॉलोइंग कंडीशन। अगर प्लेंटिफ को नुकसान भरपाई चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा नुकसान हो गया डिफेंडेंट के एक्ट के वजह से, तो अगर मुझे नुकसान भरपाई चाहिए तो मुझे कुछ इसेंशियल्स प्रूव करना पड़ेगा, मुझे कुछ कंडीशन प्रूफ करना पड़ेगा। अगर वो मैंने प्रूफ किया तभी मुझे नुकसान भरपाई मिलेगी, अगर वो मैंने प्रूफ नहीं किया तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब वो कंडीशंस क्या है, वो इसेंशियल क्या है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट, पहला इसेंशियल है रॉन्गफुल एक्ट, है ना, कि अगर फॉर एग्जांपल कि मुझे अगर टॉर्ट में कंपेंसेशन चाहिए तो पहली कंडीशन मुझे जो प्रूव करना पड़ेगी कोर्ट के सामने, वो प्रूव करना पड़ेगी कि वो जो डिफेंडेंट है जिसके वजह से मुझे नुकसान हुआ, वो डिफेंडेंट का जो एक्ट था वो एक्ट रॉन्गफुल एक्ट था। मतलब क्या हुआ, अनलॉफुल एक्ट था। वो लॉ ने जो बताया वाला है उसके अगेंस्ट में उसने काम किया जिसके वजह से मुझे नुकसान हुआ। अगर फॉर एग्जाम्पल डिफेंडेंट का एक्ट लॉफुल होगा तो मुझे नुकसान भरपाई मिलेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। लॉ ने जिस तरीके से बताया है, अगर डिफेंडेंट उस तरीके से ही काम कर रहा था तो मुझे नुकसान भरपाई नहीं मिलेगी। अगर डिफेंडेंट का एक्ट रॉन्गफुल होगा तभी मुझे नुकसान भरपाई मिलेगी, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। सो टू कॉन्स्टिट्यूट टॉर्ट देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय द डिफेंडेंट। तो टॉर्ट के लिए जरूरी क्या है, डिफेंडेंट का रॉन्गफुल एक्ट होना जरूरी है। अगर डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट के वजह से मुझे नुकसान होगा
तो बिल्कुल मुझे कंपेंसेशन मिलेगा। तो पहली चीज, अगर मुझे नुकसान भरपाई चाहिए टॉर्ट में, तो पहली चीज क्या प्रूव करना पड़ेगी कि डिफेंडेंट का जो एक्ट था वो रॉन्गफुल एक्ट था। wrongful act denotes the commission of an act as well as omission to do an act। तो wrongful act क्या हो सकता है? दोनों तरीके से हो सकता है, कमीशन ऑफ एन एक्ट, ओमिशन ऑफ एन एक्ट। तो कमीशन ऑफ एक्ट क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे कार के ऊपर पत्थर फेंका और कार का शीशा टूट गया, तो ये कमीशन ऑफ एक्ट हुआ कि मतलब उसने कुछ एक्ट किया जिसकी वजह से मेरे कार का शीशा टूट गया, मुझे नुकसान हो गया, और जो उसने पत्थर फेंका मेरे कार पर, वो उसका एक्ट क्या हो गया? रॉन्गफुल एक्ट। सो दिस इज कॉल्ड कमीशन ऑफ एक्ट। उसने पत्थर फेंका, मतलब क्या हो गया? कमीशन ऑफ एक्ट। और एक आधे बार ओमिशन टू डू एन एक्ट भी रॉन्गफुल एक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि एक आधे पर्सन की ड्यूटी है कुछ करने की, सपोज म्यूनिसिपैलिटी की ड्यूटी है कि फॉर एग्जांपल सोसाइटी में जो शहर है, वो शहर में साफ सफाई रखने की ड्यूटी है म्यूनिसिपैलिटी की। अगर म्यूनिसिपैलिटी ने साफ सफाई नहीं रखी जिसके वजह से किसी को फिजिकल कोई नुकसान हो गया या कोई बीमार हो गया फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? म्यूनिसिपैलिटी ने साफ सफाई नहीं रखी, म्यूनिसिपैलिटी ने कोई एक्ट किया क्या? नहीं, जो ड्यूटी थी उसने उसका ओमिशन किया, वो जो ड्यूटी थी वो ड्यूटी को निभाया नहीं, तो ओमिशन भी क्या होगा? वो भी रॉन्गफुल एक्ट के डेफिनेशन में आएगा। मतलब यहां पर म्यूनिसिपैलिटी लायबल हो सकती है टॉर्ट के लिए, म्यूनिसिपैलिटी का एक्ट रॉन्गफुल एक्ट के डेफिनेशन में ही आएगा। wrongful act or omission must be recognized by the law if there is a moral or religious wrong, the liability will not occur। तो जो भी wrongful act होने दो या omission रहने दो, वो दोनों recognized by law रहना चाहिए, है ना। मतलब क्या हुआ कि recognized by law क्या है? wrongful act कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मेरे घर में एंटर होना है तो आपने मेरी परमिशन लेना जरूरी है, ये लॉ ने बताया वाला है, ये लॉ ने रिकॉग्नाइज करे वाला मेरा राइट है। अगर आप विदाउट परमिशन मेरे प्रीमाइसेस में इंटर होंगे तो ये मेरे राइट का उल्लंघन कहलाएगा, और जो आपका एक्ट है वो रॉन्गफुल एक्ट कहलाएगा, और मैं आपके अगेंस्ट में कंपेंसेशन के लिए सूट फाइल कर सकता हूं। तो जो रॉन्गफुल एक्ट कौन सा होना चाहिए? रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। इफ देयर इज अ मॉरल और रिलीजियस रॉन्ग, द लायबिलिटी विल नॉट ऑकर। अगर जो रॉन्ग है वो मॉरल है या रिलीजियस है तो कोई लायबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भूखा है तो भूखे को खाना खिलाना क्या है? ये मॉरल ड्यूटी है, मॉरली हमने भूखे को खाना खिलाना चाहिए। मतलब एक हमारे पास में भूखा बैठा हुआ है और हम पेट भरकर खा रहे हैं, दैट इज नॉट अ मॉरल वन, ये मॉरल नहीं है। तो हमने क्या करना है? उसको भी खाना खिलाना है, हमने भी खाना है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक आधा भूखा हमारे पास में बैठा हुआ है और हम खाना खा रहे हैं, उसको हमने खाना दिए नहीं, तो वो हमारे अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकेगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मॉरल रॉन्ग है। तो कब सूट फाइल होगा? अगर कोई लीगल रॉन्ग है तो, है ना। तो लीगल रॉन्ग है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। लॉ ने रिकॉग्नाइज करे वाला रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन होना चाहिए तभी। तो पहला इसेंशियल क्या है प्लेंटिफ को जो प्रूव करना है? रॉन्गफुल एक्ट है। If the act is done under some lawful excuse is not the breach of duty। अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ एक्ट ऐसे होते हैं कि जो लॉ ने एक्सक्यूज दिए वाला है, फॉर एग्जाम्पल कि एक पुलिस ऑफिसर है जो चोर का पीछा कर रहा है, और चोर का पीछा करते करते अगर वो किसी के घर में घुस जाता है विदाउट परमिशन, तो क्या होगा? वो ट्रेसपास के लिए लायबल होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसने लॉ को एक्सक्यूज दिए वाला है, वो अपनी लॉफुल ड्यूटी कर रहा है। पुलिस की ड्यूटी ही है क्रिमिनल को पकड़ना, और वो पकड़ते पकड़ते उसने एक्ट किया तो वो लॉफुल एक्सक्यूज में आएगा, उसका एक्ट रॉन्गफुल नहीं कहलाएगा। अब देखिए रॉन्गफुल एक्ट का एग्जांपल है इरेक्शन ऑफ वॉल। मतलब ऐसा हुआ कि कोई पर्सन का रास्ता है, वो रास्ता यूज करने का उसका राइट है, और हमने रास्ते में दीवार खड़े कर दिए जिसके वजह से वो पर्सन रास्ता यूज नहीं कर पा रहा है, तो हमारा एक्ट क्या हो जाएगा? हमारा एक्ट रॉन्गफुल एक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका राइट था उस रास्ते को यूज करने का। अनदर एग्जांपल इज दैट कीप द डॉग स्केप। अगर हम कोई कुत्ता पाल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो कुत्ते का देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमने अगर कुत्ते को खुला छोड़ दिया और वो कुत्ते ने जाकर किसी को काट लिया, तो हमारा एक्ट क्या हो जाएगा? रॉन्गफुल एक्ट हो जाएगा। जिस किसी को भी वो कुत्ते ने काटा वो हमारे अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है, और हमारा एक्ट रॉन्गफुल है ये प्रूव करके वो नुकसान भरपाई क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट वन इज ट्रेसपास।
अब देखिए ये दोनों इमेजेस आप देख रहे होंगे कि किसी के प्रीमाइसेस में उसके परमिशन के बगैर इंटर होना ये ट्रेसपास कहलाता है और ये रॉन्गफुल एक्ट है। हमको अगर किसी के भी प्रीमाइसेस में जाना है तो हमको उसकी परमिशन लेना पड़ेगा। विदाउट परमिशन हम जाएंगे तो हमारा एक्ट रॉन्गफुल एक्ट के डेफिनेशन में आएगा, हमारा एक्ट रॉन्गफुल एक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज डिफेमेटरी स्टेटमेंट। हम किसी के भी अगेंस्ट में उसकी इज्जत खराब हो ऐसा स्टेटमेंट हम पास नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि इमेज में देख रहा है आप, XYZ गैलरीज डायरेक्टर इज अ थीफ, कि मतलब XYZ गैलरी का जो डायरेक्टर है वो चोर है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? डिफेमेटरी स्टेटमेंट है। तो मैं अगर इस तरीके का डिफेमेटरी स्टेटमेंट किसी के अगेंस्ट में पास करूंगा तो मेरा एक्ट रॉन्गफुल एक्ट के डेफिनेशन में आएगा और मैं लायबल रहूंगा, और जिस किसी के भी अगेंस्ट में मैंने डिफेमेटरी स्टेटमेंट पास किया वो मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल करके कंपेंसेशन क्लेम कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज ड्राइव कार इन एक्सेसिव स्पीड। आप देखते होंगे कि रोड के साइड में लिखा हुआ होता है मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट एवर इट मे बी। तो वो स्पीड से ज्यादा अगर हम कार को ड्राइव करेंगे, स्पीड से एक्सेसिव स्पीड से कार चलाएंगे, तो हमारा एक्ट क्या हो जाएगा? रॉन्गफुल एक्ट हो जाएगा और हम लायबल रहेंगे। तो रॉन्गफुल एक्ट होना जरूरी है प्लेंटिफ का, तभी लायबिलिटी होगी, अदरवाइज नॉट। तो अगर मुझे प्लेंटिफ हूं मैं, अगर मुझे किसी के अगेंस्ट में सूट फाइल करना है और मुझे नुकसान भरपाई चाहिए, तो पहला इसेंशियल मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि जो डिफेंडेंट का एक्ट है वो रॉन्गफुल है। दूसरा इसेंशियल लीगल डैमेज। सिर्फ और सिर्फ रॉन्गफुल एक्ट प्लेंटिफ का सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रॉन्गफुल एक्ट डिफेंडेंट का सफिशिएंट नहीं है कंपेंसेशन देने के लिए। फॉर एग्जांपल जब तक लीगल डैमेज नहीं होगा तब तक डिफेंडेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लॉस पे करने की। देखिए, टू कॉन्स्टिट्यूट टॉर्ट देयर मस्ट एग्जिस्ट इंजुरिया विच मीन्स इंफ्रिंजमेंट और वायलेशन ऑफ लीगल राइट। सपोज इफ देखिए कि अगर डिफेंडेंट का एक्ट रॉन्गफुल है लेकिन वो रॉन्गफुल एक्ट की वजह से किसी का भी कोई लीगल राइट का उल्लंघन हुआ ही नहीं, किसी के अधिकार का उल्लंघन हुआ ही नहीं, तो कौन सूट फाइल करेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रॉन्गफुल एक्ट है और आपके रॉन्गफुल एक्ट के वजह से मेरे लीगल राइट का उल्लंघन होगा तभी तो मैं सूट फाइल करूंगा ना। अदरवाइज किसी के लीगल राइट का उल्लंघन हुआ ही नहीं तो सिर्फ रॉन्गफुल एक्ट से डिफेंडेंट की लायबिलिटी डिसाइड होगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो रॉन्गफुल एक्ट के साथ साथ लीगल डैमेज का होना भी जरूरी है, और लीगल डैमेज का मतलब होता है लीगल राइट का उल्लंघन, किसी के अधिकार का वायलेशन। The real significance of legal damage is illustrated by two maxims, namely injuria sine damnum and damnum sine injuria। तो ये जो लीगल डैमेज जो बताया हुआ है दो मैगजीम में बताया है, एक तो इंजुरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजुरिया। तो इंजुरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजुरिया। इंजुरिया साइन डैमनम का मतलब होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट लॉस, किसी के राइट का उल्लंघन होना विदाउट लॉस, लेकिन उसको कोई लॉस, कुछ नुकसान नहीं होना। तो अगर किसी के लीगल राइट का उल्लंघन होता है, उसे नुकसान हो या ना हो, उसको कोर्ट कंपेंसेशन देगा। क्या जरूरी है? लीगल राइट का उल्लंघन होना जरूरी है। तो इंजुरिया साइन डैमनम, हम अगले लेक्चर में इंजुरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजुरिया दोनों अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं। तो इंजुरिया साइन डैमनम का मतलब होता है कि लीगल राइट का उल्लंघन तो हुआ लेकिन लॉस कुछ भी नहीं हुआ, तब भी उसे कंपेंसेशन मिलेगा, क्योंकि टॉर्ट में क्या जरूरी है? लीगल राइट का उल्लंघन होना जरूरी है। और डैमनम साइन इंजुरिया क्या कहता है? लॉस विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट। अगर किसी पर्सन को नुकसान तो होता है लेकिन उसके लीगल राइट का उल्लंघन नहीं होता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि टॉर्ट में जरूरी क्या है? लीगल डैमेज जरूरी है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट जरूरी है। सपोज डिफेंडेंट का रॉन्गफुल एक्ट है और डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट के वजह से प्लेंटिफ के लीगल राइट का उल्लंघन होता है, तभी डिफेंडेंट लायबल रहेगा। तो प्लेंटिफ को क्या प्रूव करना पड़ेगा? पहला इसेंशियल रॉन्गफुल एक्ट के डिफेंडेंट का जो एक्ट था वो रॉन्गफुल एक्ट था। दूसरा इसेंशियल डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट के वजह से मेरे लीगल राइट का उल्लंघन हुआ। ये दोनों चीजें उसको प्रूव करना पड़ेगा, तभी उसे कंपेंसेशन मिलेगा। डिफेंडेंट का रॉन्गफुल एक्ट है और प्लेंटिफ का लीगल राइट का उल्लंघन हुआ ही नहीं तो कोई कंपेंसेशन प्लेंटिफ को नहीं मिलेगा। थर्ड इसेंशियल इज दैट legal remedy. The law of tort is said to be a development of the maxim ubi jus ibi remedium.
वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो ये जो लॉ ऑफ टॉट है इस मैक्सिम का डेवलपमेंट कहलाता है, उबी जस इबी रेमेडियम। जहां पर राइट है वहां पर रेमेडी है ना। अगर मेरा राइट है तो राइट विदाउट रेमेडी, अगर राइट है और रेमेडी नहीं है तो राइट का यूज क्या है? तो जहां पर राइट है वहां पर रेमेडी है। तो तीसरा इसेंशियल क्या है? लीगल रेमेडी। तो ये तीनों इसेंशियल प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि एक तो डिफेंडेंट का जो एक्ट था वो रॉन्गफुल था, जिसके वजह से मेरे लीगल राइट का उल्लंघन हुआ, और यहां पर ये लीगल रेमेडी है, वो सूट फाइल करेगा कोर्ट में और कोर्ट उसे कंपेंसेशन प्रोवाइड करेगा। तो प्लेंटिफ को जब कभी भी कंपेंसेशन चाहिए तो ये इसेंशियल प्रूव करना पड़ेगा। इसेंशियल प्रूव किया, प्लेंटिफ को कंपेंसेशन मिलेगा। इसेंशियल प्रूव नहीं कर सका प्लेंटिफ को कोई नुकसान भरपाई नहीं मिलेगी। तो ये था इसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट। मैंने कोशिश किया हूं आपको समझाने की। मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।